हेलो बच्चों, आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपण एकेडमी। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5, वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। और आज का जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं वो है इंट्रोडक्शंस वाले। तो बच्चे प्लीज आप इसे ध्यान से देखें और समझें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो या यूं कहे क्लास। तो सबसे पहले बात हम लोग समझने वाले हैं एपी के बारे में। तो एपी का मतलब फुल फॉर्म आपको पता चल गया होगा। हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। देखिए बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने लिखा हुआ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस हम लोग यहाँ पे कहेंगे जब आपके पास कोई कंसेक्यूटिव पैटर्न नजर आए, या वो एडिशन का हो सकता है या सब्ट्रैक्शन का हो सकता है। तो अगर वैसे अगर आपको नजर आए तो वही जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस नंबर आपका क्या बन जाएगा? एपी बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो लिस्ट ऑफ नंबर हैविंग स्पेसिफिक रिलेशंस बिटवीन द टू द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज जनरली कॉल्ड अ सीक्वेंस। अब इसको थोड़ा सा और हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। जो आप इसको क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे करके हम शॉन लगा देते हैं। देखिए बच्चों, आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सर 2, 4, 6 इस तरह के सारे मतलब दो का एडिशन हो रहा है। ठीक है ना? अब दो का एडिशन हो रहा है बच्चों, तो आप इसको ये जो दिख रहा है आपको ना फर्स्ट टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे बच्चों? फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट कर लेंगे ए से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक सीक्वेंस में जा रहा है, एक ये सीक्वेंस में जा रहा है, एक पैटर्न में जा रहा है। और सीक्वेंसी क्या कहलाएगा आपका? एपी कहलाएगा। ठीक है ना? सीक्वेंसी क्या कहलाएगा बच्चों? आपका एपी कहलाएगा। और देखिए बच्चों, ये तो आपने बोल दिया फर्स्ट टर्म हुआ। उसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर हम इसको अगर बात करें तो अब इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप ए बोले हैं तो चलिए इसको आप मान लेते हैं ये A1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। और इसको आप क्या बोल सकते हैं? फोर्थ टर्म। इसको आप बोल सकते हैं फिफ्थ टर्म। तो बोलेंगे सर आप यहाँ पे इस तरीके से तो बोलो सेकंड टर्म नजर आता, टू नजर आना चाहिए। देखिए आप ए यहाँ पे इसको माने हैं तो आप खुद से बता सकते हैं ये ए है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? A1, A2, A3, A4। और आपको आगे और अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। फिलहाल आपको क्या समझना है, ये जो टर्म है, अच्छा एपी जो होगा वो टर्म के बेसिस पे होगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड टर्म, इस तरीके से 100 तक चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया। सर अगर ऐसे अगर सीक्वेंस में नजर आ रहा है तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोल सकते हैं? एपी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब वो आप सीक्वेंस को आप एपी बोल सकते हैं तो ऐसे अगर आपको नजर आ रहा है तो फर्स्ट वाले जो टर्म्स है वो तो आपको पता चल गया, हम उसको ए से डिनोट करने वाले हैं। अब इसका अगर हम बात करें बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और क्लियरली देख लीजिए। हमने यहाँ पे लिखा था 2, 4, 6, 8 और 10, ये समझाने के लिए। इसको आपने बोला फर्स्ट टर्म है, ए को आपने बोला फर्स्ट टर्म, इसको बोले सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से चलता चला जाएगा। और एपी बनाने के लिए बच्चों हमको एक और बात ध्यान रखना है। ए तो समझ में आ गया जो क्या होने वाला है, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे एक और वर्ड आपको समझना है, उसका नाम है कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों? तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या? यहाँ पे कितने के डिफरेंसेज आ रहा है, क्या ये डिफरेंसेज सेम है एक दूसरे का या नहीं। अगर एक दूसरे का कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो आप समझ लीजिए ये जो आपका सीक्वेंस है वो आपका एपी होगा। और वही अगर मान लीजिए अगर आपका कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है, जैसे हम यहाँ बताने वाले हैं, ये हुआ आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये फर्स्ट टर्म हो गया सर। ठीक है, इसको हमने A2 मान लिया। अब डी का बात करें सर, डी मतलब क्या? तो डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। इसका अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो डी का मतलब क्या बच्चों? तो कॉमन डिफरेंस। तो आपने बोला सर ठीक है कॉमन डिफरेंस, सर निकालते कैसे कॉमन डिफरेंस? बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपने माना फर्स्ट टर्म जिसको ए बोले, इसको आपने बोला सेकेंड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म, इसको बोलेंगे फिफ्थ टर्म। आपको क्या करना है बच्चों, अगला जो नंबर दिख रहा है ना सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। और जैसे ही अगर आप फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, उसी तरीके से थर्ड को सेकेंड से माइनस करेंगे। मतलब ये अगर मान लीजिए हम एक कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये जो नेक्स्ट नंबर है, ये पहला और दूसरा नंबर हुआ, इस नंबर में से अगला नंबर में से हम क्या करेंगे, जैसे A1 में से हम माइनस करेंगे यहाँ पे A को। तो आप देखिए A1 किसको माने हैं आप? 4। इसको आप क्या माने हैं? 2। तो इसका मतलब 4 में से 2 गया तो कितना बचा?
2। तो ये फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस कितना निकला, 2 निकला। उसी तरीके से मान लीजिए कि और हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे मान लीजिए D2 निकाल रहे हैं। मतलब D2 का मतलब क्या, मतलब फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हुआ और ये सेकंड कॉमन डिफरेंस सेकंड निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट नंबर मतलब इसके में से निकाल कर हम चेक कर ले। अब क्या करना, इसमें से चेक करना है। अब सेकंड टर्म में से क्या करना होगा बच्चों, आप ये वाले सेकंड टर्म तो फिलहाल ये नहीं है, थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म में से आप इसको अगर माइनस अगर कर रहे हो तो देखिए 6 में से अगर आप 4 को माइनस करेंगे, 6 में से अगर आप 4 को माइनस करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 2 ही हो रहा है। अब सेम उसी तरीके से अगर आप 8 में से अगर 6 को माइनस करें, 8 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2। 10 में से अगर 8 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2। मतलब ये सबका जो कॉमन डिफरेंसेज है, सबका जो कॉमन डिफरेंसेज है वो सबका सब क्या निकल कर आ रहा है, 2 2 नजर आ रहा है। मतलब क्या, सारे के कॉमन डिफरेंस सेम निकल कर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमने यहाँ जो टर्म लिखा है, हमने यहाँ जो सीक्वेंस लिखा है, ये सारे के सारे एपी के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, मतलब एपी इसको आप बोल सकते हैं अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम अगर होता है तो। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ चुका है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे आप देखिए हम इसको थोड़ा और क्लियरली लिख चुके हैं। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, इफ वेरियस टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर फॉर्म बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। आपने यहाँ पे देखा जो हम 2 को ऐड कर रहे थे तो वो फिक्स्ड नंबर हुआ, ठीक है ना। या तो उसको हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो सकता है, पहले हो सकता है आपका क्या हो सकता है, मान लीजिए 2, उसके बाद हो सकता है माइनस यहाँ पे चलाए -2, -4, -6 ऐसे करके 2 अगर बात करें कंजुगेट डिफरेंसेस में भी जा सकता है, तो उसको भी आप बोल सकते हैं वो एपी की फॉर्म हो सकता है। एपी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इफ वेरियस टर्म ऑफ ए सीक्वेंस आर फॉर्म बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म या the difference between the two successive terms is a fixed number, then sequence ये जो sequence है, यही sequence आपका क्या कहलाएगा बच्चों, AP कहलाएगा। ठीक है बच्चों, AP कहलाएगा। तो sequence आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और डिटेलिंग में चलते हैं और समझते हैं। अब AP को अगर हम बात करें लिखते कैसे हैं, एपी का अगर हम बात करें क्या जनरल फॉर्म हो सकता है, किस तरीके से जनरलाइज हम लोग उसको कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया जो एपी को फर्स्ट वाले टर्म को ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को किस से डिनोट करते हैं, डी से। और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या, कितने के डिफरेंसेस जा रहा है, और सारे डिफरेंसेस अगर बराबर हुआ एक दूसरे से तो आप उसको बोल सकते हैं वो एपी के फॉर्म में चला गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको जनरल फॉर्म की बात पूछ दिया जाए तो एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म इस तरीके से होगा, उसके बाद सब में आप डी को जोड़ते चलाएंगे। फर्स्ट में हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा ए प्लस डी, फिर हो जाएगा बच्चों आपके पास ए प्लस 2d, फिर हो जाएगा ए प्लस 3d। जैसे कि यहाँ पे हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ए फर्स्ट टर्म हुआ ए प्लस डी और ए प्लस 2d ए प्लस 3d, मतलब आगे जितने भी है सो ऑन एन माइनस यहाँ पे है 1d nth टर्म तक, जहां तक आपको अगर बोला जाए वहां तक आप जो है उसको लिख सकते हैं। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए बच्चों तो बताइए जो एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे सर एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d सो ऑन, जहां तक बोला जाएगा हम उतने टर्म तक निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अभी और क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे लिए हैं। अब देखिए हम यहाँ पे लिख दिया आपको जो फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे ए और डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात समझ जाइए, हम पहले बोल चुके हैं द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। मतलब ये जो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जिस तरीके से अगर एपी अगर हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, उसी तरीके से यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस भी हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया है। सर सीक्वेंस ही आपका एपी है और एपी को होने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है बच्चों, तो ए और कॉमन डिफरेंस सारे के सारे बराबर होना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आप ही के एनसीईआरटी बुक से हमने एक यहाँ पे एग्जांपल्स उठाया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर द एपी। अब अगर ये एपी है, अगर ये एपी है, ऐसा लिखा है फॉर द एपी मतलब एपी है,
अगर ये एपी है तो इसमें हमसे पूछ रहा है राइट द फर्स्ट टर्म जिसको ए बोलते हैं एंड द कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं डी। तो आपको बताना है फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो सर ये तो बहुत ही आसान है, सर ये बहुत ही आसान है। कैसे आसान है बच्चों? तो आपने बोला सर फर्स्ट टर्म जो ये दिख रहा है ना स्टार्टिंग में, यही तो होता है फर्स्ट टर्म। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यही होगा आपका फर्स्ट टर्म 3/2, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट टर्म को हम लोग सिर्फ जैन अगर बात करें ए के हिसाब से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हुआ आपका बच्चों फर्स्ट टर्म। सर आप डी निकाल के इसका दिखा दो। ठीक है बच्चों, तो चलिए डी निकालते हैं। अब डी निकालने के लिए आपको पता है, इसको मैंने बोला ए, इसको आप बोल सकते हो A2, इसको बोल सकते, इसको A1 मानना पड़ेगा, A1, इसको बोल सकते हैं A2, इसको बोल सकते हैं A3। अब एपी के फॉर्म में है, मतलब जितना भी डिफरेंसेज होगा सब एक दूसरे के बराबर होगा। तो अब डी निकालने के लिए क्या रूल्स है, जो अगला जो नंबर दिख रहा है ये वाला नंबर, अगला नंबर को पिछले वाले नंबर से क्या करना है, माइनस कर देना है। ये जो अगला नंबर दिख रहा है 1/2, 1/2, इस 1/2 से आपको क्या करना है, 3/2 के साथ माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे लिखिए 1/2, 1/2 माइनस कर लीजिए 3/2 के साथ। अब इसका फ्रैक्शंस अगर बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 ही होगा। अब यहाँ पे रख दीजिए 1, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, यहाँ पे हो जाएगा -3, माइनस करने के बाद आ जाएगा -2 अब बाई 2, है ना बच्चों। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -1। तो देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम निकाले हैं कितना है, -1। सर एक और निकाल के दिखा दीजिए, क्या सही में ये ऐसा है कि नहीं। वैसे देखिए यहाँ पे क्या है, -1/2। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या होगा, अभी मैंने इसको इससे माइनस कर लिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इससे मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें से -1/2 में से माइनस, अच्छा माइनस ही करना है, प्लस नहीं करना है। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस। तो -1/2 में से हम 1/2 को माइनस करते हैं। तो देखिए बच्चों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन है। तो -1 -1, अब इसको आप -1 कितना हो जाएगा बच्चा, -2 सर। और 2 यहाँ पे डिवाइड कर लो तो कितना आ गया बच्चा, -1 आ गया ना बच्चा। क्योंकि यहाँ पहले ही बोल चुका है ये फॉर द एपी। अगर इसका मतलब ये हुआ ये एपी के फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, कॉमन डिफरेंस का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसको इसमें से भी अगर माइनस करेंगे तभी आपका देखिएगा इतना ही आंसर आएगा। देखिए पहले क्या लिखिए, -3/2 और इसमें से माइनस कर लीजिए -1/2, क्योंकि ये माइनस में है। तो मैंने बोला अगला नंबर में से पिछले नंबर को माइनस कर दो। अगर आप माइनस कर रहे हैं यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ही होगा। अब यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है तो -3 -1 लाइक फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे अगर डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, -4। ये लगता है कुछ गलत हो गया क्या, -3/2 तो -3/2। अच्छा हाँ बच्चों गलत हुआ है, गलत हुआ है सर, गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन का साइन देने हैं और ये माइनस में है तो माइनस लिखिए 1/2। अब इसको ब्रैकेट कर लीजिए सर, तो -3/2 और आपको क्या होगा सर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो 1/2, अब 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये लाइक फ्रैक्शंस में तो -3 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, अब बाई में हो जाएगा 2। आप कैंसिल आउट कर लो बच्चों तो -1। तो आप देख पा रहे हैं हमने 3 कॉमन डिफरेंस निकाला और तीनों का क्या निकला, -1। इसका मतलब ये एपी की फॉर्म में बिल्कुल है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तरीके से और भी हम एग्जाम्पल्स लेके बात करते हैं। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए अगर हम फर्स्ट टर्म अगर स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, फॉर द बिगिनिंग, जैसे बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ, 2 4 6 8 10, अगर हम इस तरीके से काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 4 6 या 1 2 3 4 5 6, पता ये शुरुआत हुआ, इसको बिगिनिंग। तो बिगिनिंग से अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं nth टर्म। इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म, मतलब स्टार्टिंग से लेके जा रहे हैं। उसी तरीके से आपको ये भी पूछ सकता है, या तो आप शुरू से निकालो, बिगिनिंग से लेकर लास्ट करके दिखा दो काउंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से ऑन चला जाएगा। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों, आप ये बताओ जो आप लास्ट से बताओ, जैसे आप मान लीजिए -9 अगर लिखा हुआ है -9, फिर उस तरीके से आप उल्टा चल सकते हैं यहाँ पे, या बोलिए 9 8 7 6, ऐसे कर उल्टा, ठीक है ना। तो ऐसे भी काउंट करके बताओ। तो करना कुछ नहीं, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, उस फॉर्मूला का वो ध्यान सुने, आपको निकल के आ जाएगा।
तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, जिसको ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस हम लोग किसको बोलेंगे, डी को बोलेंगे। अगर nth टर्म ऑफ एन एपी की अगर बात करेंगे बच्चों, तो आपको nth टर्म स्टार्टिंग के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है nth टर्म के लिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए एन। अच्छा यहाँ पे जो है ना एन के जगह पे बहुत जगह आपको टी मिलेगा, एम मिलेगा, एन मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर यहाँ पे एन लिखा हुआ, वहाँ पर टी लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 और d, ये होता है आपका फॉर्मूला nth टर्म के लिए। वही बच्चों अगर लास्ट टर्म से पूछ दिया जाए तो आपको करना कुछ नहीं है। अब nth की जगह पे an के जगह पे आपको सीधा लास्ट टर्म के हिसाब से बात करने हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे nth टर्म के हिसाब से यहाँ पे l भी हो सकता है। इसे एक मतलब क्या हुआ, इधर से काउंट कर रहे हैं। हम आपको क्वेश्चंस लेके समझाएंगे, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको उसमें जो भी प्रॉब्लम है सारे के सारे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो सर कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे n टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं n माइनस 1, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले 2-4 एग्जाम्पल्स लेके समझाने वाले हैं फॉर्मूला को कैसे यूज करें। देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म, ये जो लिखा हुआ है एल लास्ट टर्म के हिसाब से, तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये सम का फॉर्मूला है, लेकिन ये nth टर्म का फॉर्मूला है। अगर आपको nth टर्म अगर पूरे तरीके से अगर क्लियर हो जाएगा, तभी आपको जो है ना जो सम का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो एसन की बातें कर रहे हैं, जो सम करने की बात करेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चे आप लोग को ये फॉर्मूला जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा। ये है सम का फॉर्मूला, ये nth टर्म का ही है, ठीक है ना, ये nth टर्म का है। तो nth टर्म का मतलब क्या, nth टर्म का मतलब ये पूछ दिया जाएगा। जैसे हम मान लीजिए हम ऐसे समझा रहे हैं nth टर्म के लिए, आप देखिएगा ध्यान से, जैसे 2 4 6 8 मैंने ऐसे लिखा, ठीक है ना। अब आपसे पूछ दिया जाएगा जो 8वां नंबर पे, सॉरी ये जो 8 दिख रहा है आपको नंबर, ये कौन से नंबर पे है, मतलब पोजीशन उसका क्या है। देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4था नंबर पे है, ठीक है। मतलब ये n का मतलब क्या होता है बच्चों, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। n का मतलब हो जाएगा बच्चों आप लोग के लिए नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म पे है, ठीक है। n का मतलब आप ध्यान रखें, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म होता है। तो अभी देखिए ये जो हम एपी की फॉर्म में लिखे हैं, इसमें से पूछ दिया जाएगा 10 का पोजीशन क्या है, मतलब 10 कितना नंबर पे है। तो 10 कितना नंबर पे है, वैसे आप काउंट करके अगर देखिएगा मैनुअली तो 1 2 3 4 5वां नंबर पे सर 10 है कि नहीं। लेकिन वही अगर आपको पहले से 10 दे दिया जाएगा, अच्छा हाँ 10 आपका जो है ना एन का वैल्यू हम दे रहे हैं 10, और ए का वैल्यू आपको दे रहे हैं 2, और डी का वैल्यू दे रहे हैं 2, तो आप n का वैल्यू बताओ। n का मतलब क्या, कितना नंबर पे ये 10 है। ये जो 10 है आपने उसे मैनुअली आपने काउंट कर लिया, सर ये 10 दिख रहा है ना 1 2 3 4 5, ये 5वां नंबर पे है, मतलब n का वैल्यू बिना कोई सॉल्व किए हुए आपने कितना निकाला, सर 5वां नंबर पे। लेकिन मान लीजिए जहाँ पे बड़ा बड़ा सा सीक्वेंस दिया जाएगा, मान लीजिए 100 दे दिया जाए, 78 28 ऐसे करके दे दिया जाए, तो उस तरीके से पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी के लिए जो है ना यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे, और फॉर्मूला से आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब इसी को हम समझा रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ऑरली यहाँ पे मतलब मैनुअली आपने निकाले एन की वैल्यू 5 है, अगर हम इस वाले फॉर्मूला पे अगर आपको दें, जैसे देखिए आप निकाल लेते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 और d। तो हमने बोला nth टर्म मतलब जो 10वां नंबर है वो कितना नंबर हम nth टर्म का दे दिए 10, nth नंबर पे कितना 10। अभी कितना मतलब nth टर्म में कितना नंबर पे 10 पोजीशन है, मतलब 10 जो लिखा हुआ वो कौन से पोजीशन पे है ये नहीं मालूम है। तो पोजीशन नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पे 10 उसको लिख दिए हैं। अब एक वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। n नहीं है मालूम सर, तो n नहीं रह जाएगा -1, और d मालूम है सर 4 में से 2 गया, 4 में से आप 2 माइनस कर लोगे, तो 4 में से 2 माइनस किया तो कितना बचेगा बच्चों 2, तो यहाँ पे 2। अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिएगा आपका जैसे आपने काउंट किया यहाँ पे मैनुअली, तो आपको 5 है जो 10वां नंबर पे है, तो अभी देखिएगा फॉर्मूला से आ जाएगा 2 प्लस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2n माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा 10, ये +2 है -2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ बचेगा 10 इक्वल्स टू 2n और 10 बाई 2। तो आप देख सकते हैं बच्चों
आपका आंसर आ चुका है। मतलब ये जो 10 था वो कितना नंबर पे था, 5वां नंबर पे। देखिए फॉर्मूला से निकल गया और आपने मैनुअली बनाया। ठीक है, ये आप लोगों को फॉर्मूला याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग और समझते हैं अच्छे तरीके से। चलिए अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स जो है ना हम आपको लेके समझा रहे हैं। ये एपी है तो किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सही तरीके से सारी चीज़ें हो पा रहा है नहीं, बिल्कुल हो पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला और दूसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं इसको। पहला था मैंने आपको समझा दिया जिसमें बोला गया था एपी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट नंबर, ये लिस्टिंग किया हुआ फ्रॉम एपी। एपी है, अगर है इफ दे फ्रॉम एपी तो राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो हमको बोल रहा है अगर ये एपी है तो आप मुझे बताओ अगला दूगो टर्म क्या होगा। तो चलिए निकाल के आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, आप इसको क्या कहिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म को आप बोलते हैं ए से डिनोट करते हैं। तो आपका फर्स्ट टर्म दिया है 4। आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकंड नंबर दिख रहा है 10, अब इस 10 में से इसको आप माइनस करोगे तो 10 माइनस अगर आप 4 करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया बच्चा 6। ये फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हुआ। पहले तो चेक करना है क्या ये एपी के फॉर्म में है कि नहीं है। तो एगो तो डी निकल के आ गया बच्चा आपका 6। अब मान लीजिए सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो नेक्स्ट नंबर है ये तो हुआ आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म और ये हो जाए आपका फोर्थ टर्म। अब मान लीजिए हमको सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालना है तो इसमें से जो 16 है इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 16 माइनस 10 तो यहाँ पे आ गया 6। तो सेकंड कॉमन डिफरेंस भी आपका निकल कर आ गया है 6। चलिए एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे 22 में से माइनस करना पड़ेगा 16 को, मतलब इस नंबर में से इसको माइनस करना है। तो 22 माइनस 16, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो थर्ड वाला निकला वो भी निकला 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब में कॉमन डिफरेंस मेरा 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका एपी के फॉर्म में है। अब ये एपी के फॉर्म में है बच्चों, तो आपसे पूछ रहा है जो अगला दूगो टर्म और बताइए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आपसे क्या, ये कौन सा टर्म हुआ, पहला टर्म ए, ये आपका है सेकेंड टर्म, ये आपका है थर्ड टर्म, ये आपका है फोर्थ टर्म। और आपको फोर्थ टर्म तक दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है अगर दो और निकाले, जैसे यहाँ पांचवा और आपसे निकालना है छठा, मतलब दो टर्म और निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको जनरल फॉर्म हमने दिया है एपी का, जो एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए ना, आपने देखिए 1 2 3 4 को दिया हुआ है ना, आपसे पांचवा पूछा जाएगा ना। अब यहाँ पे जरूर लिखिएगा पांचवा अगर लिखना होता, लेकिन पांचवा की जगह पे क्या लिखा हुआ है आपका 4 लिखा हुआ है। तो मान लीजिए आप पांचवा टर्म निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा पता है, देखिए यहाँ पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। ए प्लस जो फॉर्मूला है आपका nth टर्म वाला, या तो आप nth टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे और नहीं तो पता है आपको क्या ए मालूम है ना, ए मालूम है सर। तो देखिए आप ए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे करके लिखे थे, जनरल टर्म होता है ना एपी का, और ये आपका हुआ थर्ड टर्म, ये हुआ आपका फोर्थ टर्म, ये हुआ आपका फिफ्थ टर्म और ये हुआ आपका 6 टर्म्स। इस तरीके से आप लिख रहे हैं। तो देखिए आपको जरूरत है इसका और इसका, लेकिन हम आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहे थे, सुनिएगा, यहाँ पे इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछ दिया जाए ना, जैसे यहाँ पे कितना है चौथा पे, अब चौथा पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख रहा है फोर्थ टर्म, लेकिन ऐसे काउंट किया पहला दूसरा तीसरा चौथा, आपको कौन सा निकालना है पांचवा। तो यहाँ पे आप लिखिए पांचवा ही लिखिए, लेकिन क्या करना होगा एगो कॉम कर लेना। कैसे कॉम करना है, तो इसका आपको nth टर्म का फॉर्मूला हमने अभी दिया वो मालूम है, ऐसे वाला दिया ना जी, क्या दिया पहले इसको ही देख लीजिए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ऐसे दिया। अगर आपको मान लीजिए इतना लिखने की जरूरत नहीं, अगर ये याद नहीं है तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला तो याद हो चुका होगा, आपको ये याद होना चाहिए। अब आपसे हम क्या पूछ रहे हैं, पांचवा टर्म का। तो वैसे
समझा रहे हैं ऐसे कैसे आ जा रहा है, ये प्लस 4d कैसे आ गया। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे a प्लस 4d कैसे आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं जो बताइए यहाँ पे पांचवा पोजीशन क्या है नंबर का, तो आप a लिखोगे और n के जगह, अब देखिए n के जगह पर हमने 5 रखा, अब यहाँ भी n के जगह पर क्या रखना पड़ेगा 5 -1, d नहीं मालूम है फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे a प्लस 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, और 4 को d से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाए 4d। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे फिफ्थ टर्म को लिखने के लिए क्या लिखा रहा है a प्लस 4d, और यहाँ देखिए यहाँ भी लिखा हुआ a प्लस 4d। बस हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, अगर पांचवा पोजीशन निकालना है तो अब आप कुछ की जरूरत नहीं है, ये आपको कितना दिया हुआ 4 प्लस फिर 4 यहाँ पे एक जगह पे 4 रख दिए, प्लस जगह प्लस, और ये 4 है तो 4, और d तो d तो सब में बराबर ही है, वो कितना है 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 प्लस 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। अब सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा आपका बच्चा पांचवा वाला पोजीशन। अब एक मान लीजिए छठवां पोजीशन निकालना है, तो अब क्या करीजिएगा a 6 इक्वल्स टू, आपको क्या करना है एक घटा के लिखना है। अगर यहाँ पूछ रहा है 5 तो यहाँ पे कितना कर दिए 4 कर दिए ना। अब यहाँ से पूछ रहा है आपका छठा पोजीशन, तो आपका क्या करना है यहाँ पे पांचवा पोजीशन। तो एक जगह आपको पता ही एक वैल्यू कितना है 4, आप यहाँ पे रखो 4 प्लस 5 का 5 इंटू डी आपने कितना निकाला यहाँ पे 6 यहाँ पे रखिए इक्वल्स टू 4 प्लस 6 5 यहाँ पे हो जाएगा 30। अब इसको जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 34। तो ये हुआ आपका छठा पोजीशन, मतलब ये दूगो हमने और एक्स्ट्रा आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये एपी के फॉर्म में है या नहीं। जब एपी के फॉर्म में अगर है तो एपी के फॉर्म में होने के लिए क्या होना जरूरी है, कॉमन डिफरेंस का होना बहुत ही जरूरी है। अगर कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम आ गया तो समझ लीजिए वो एपी के फॉर्म में है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये वाला एग्जाम्पल समझिए। ए किसको बोलिएगा सर 1 को, डी कैसे निकालिएगा, तो डी निकालना पड़ेगा, ये मान लीजिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो -1 में से -1 को घटाना पड़े तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा बच्चा कितना निकल कर आ जाएगा -2 फर्स्ट। अब दूसरा निकालते हैं, तो अब इसको इसमें से माइनस करना है, तो -3 में से माइनस कर लेना है -1 को। तो आप यहाँ पर देखिए जो सेकंड कॉमन डिफरेंस है तो -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे भी आ गया -2 ही आया है। तो नेक्स्ट वाला जो कॉमन डिफरेंस है वो भी -2, यहाँ भी -2 यहाँ भी -2। एक और अगर आप निकालना चाहते हैं तो D3, तो इस नंबर में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो -5 माइनस फिर यहाँ पे -3, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे इक्वल्स टू -5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस यहाँ पे, तो D3 मतलब कॉमन जो डिफरेंस है थर्ड वाला वो भी आपका -2 आ गया है। ठीक है, मतलब ये जो सेकंड नंबर जो आपको दिख रहा है ये एपी के फॉर्म में चला गया। अब ये एपी के फॉर्म में अगर है तो मुझे बोला गया दो और निकालना है, तो चलिए आपको कितना कितना दिया हो 1 2 3 4 को एपी दिया हुआ है, पांचवा निकालना है, तो आप लिखिएगा पांचवा निकालना है सर A5 लिख दीजिएगा, और इसको एक घटाने वाला चीज मतलब A5 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 4D बनेगा ना। अब यहाँ पे देखिए A का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 4, और D का वैल्यू आपने कितना निकाल रहा है बच्चा -2, तो यहाँ पर रख दीजिए -2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए 1, और देखिए -2 को 4 से आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा -7, तो आपका A5 का वैल्यू हो जाएगा -7, मतलब ये जो नेक्स्ट टर्म होगा यहाँ पे एक -7 हो जाएगा। अब आगे एक और निकाल के दिखाते हैं, ये कितना था पांचवा नंबर। अब मान लीजिए को छठा नंबर निकालना है, तो A6 यहाँ पे लिख लीजिए, और सीधा A और प्लस ये 6 लिखा हुआ है, एगो घटा के यहाँ पे लिख दीजिए 5D लिख दीजिए। आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका। अब A के यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, A का मतलब क्या फर्स्ट टर्म, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 5, और D तो आपको पता चल ही रहा है कितना है -2, तो -2 लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 1, अब इसको देखिए 5 है और -2 है, तो -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, अब इसको माइनस कर लीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने यहाँ पे आपको दो और निकाल के दिखा दिया।
आई होप आपको समझ में आ गया है। तो पहले क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो एपी के फॉर्म में होने के लिए क्या होना बहुत जरूरी है बच्चा, कॉमन डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ लीजिएगा वो एपी के फॉर्म में है। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो समझ लीजिए वो एपी के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अब इसमें और जो हमने क्वेश्चंस लिया उसको समझाने का। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ तक आप अगर समझ लिए हैं तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, लिखा फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। तो 10th टर्म का मुझे एपी फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास ए कितना लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है 2 और डी, तो डी आपको निकाल लेना है। तो डी कैसे निकालते हैं, ये जो सेकेंड टर्म ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो हमने बोला था आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर लीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा ये, क्योंकि पहले से ये एपी के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए, मतलब इसको आप बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं A1 इस तरीके से। तो हम सेकेंड टर्म को A1 से माइनस कर लेते हैं फर्स्ट टर्म, तो आपको सेकेंड टर्म क्या है 7 - 2। तो देख लीजिए बच्चों आपका ये निकल कर आ गया 5। तो फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है 10th टर्म का। तो हम लोग यूज करेंगे nth टर्म वाले फॉर्मूला। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n-1 और d। तो आपसे पूछ रहा है 10वां टर्म। अच्छा टर्म टर्म टर्म, यहाँ टर्म का मतलब होता है n। तो n कितना दिया बच्चा, 10 दिया हुआ है। n कितना दिया हुआ है 10। तो हमको 10 जहां जहां n है वहां पर रख लेंगे 10 = a कितना दिया हुआ है 2, तो 2 रखेंगे, प्लस यहाँ पे 10 अब माइनस हो जाएगा 1 और ये d कितना है 5, तो d 5 रख दिए। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10वां टर्म निकालने के लिए कितना होगा, तो 2 प्लस और 10 - 1 क्या हो जाएगा 9 × 5 तो हो जाएगा 45, और यहाँ पे हो जाएगा 45 अब प्लस 2 कर लेंगे 47। मतलब 10वां टर्म जो होगा नंबर वो कौन सा नंबर होगा 47। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ जैसे 1 2 3, तो तीसरा नंबर पे आपको कौन सा नंबर दिख रहा है 12। तो ऐसे करके पूछ रहा है जो बताइए 10वां नंबर पे कौन सा नंबर होगा, 10वां पोजीशंस पे कौन सा नंबर होगा। तो कौन सा नंबर हुआ 47 हुआ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर आपको ये एपी के फॉर्म में है तो आप बताओ, जैसे ये पहला नंबर पे 2 है और दूसरा नंबर पे 7 है और तीसरे नंबर पे 12 है, ठीक है ना। तो आप बताओ 10वां नंबर पे कौन सा नंबर होगा, ठीक है ना। 10th टर्म पे कौन सा वैल्यू होगा, तो वही 10th टर्म पे जो वैल्यू होगा वो कौन सा होगा 47। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ जो आपको क्लियर हो जाना चाहिए इंट्रोडक्शन वाले। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, लिखा हुआ 21 18 15 इज -81। मतलब ये भी एक एपी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है इस बार क्या पूछ रहा है, जो बताओ -81 जो है ना वो कितना नंबर पे है। ये जो -81 है वो कितना नंबर पे है यही मुझे पता करना है। और ऐसा कोई और वैल्यू लीजिए जिसका टर्म क्या हो जाना चाहिए 0। ऐसे कौन सा वैल्यू होगा जिसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए 0। ऐसा कितना n होगा जिसका क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, चलिए बच्चों इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे लिखिए ए कितना है आपके पास 21, उसके पास डी कितना हो जाएगा 18 में से 21 को माइनस कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी एपी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 18 में से 21 को हमने माइनस किया तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जा रहा है -3। चलिए अब हम लोग nth टर्म वाले फॉर्मूला यूज करते हैं। तो an = यहाँ पे a + n-1 और d। तो nth टर्म का वैल्यू आपको बच्चों दिया हुआ है। nth टर्म का वैल्यू कितना दिया है बच्चा -81 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -81। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 21 प्लस n ही तो नहीं पता है तो n निकालेंगे, और d कितना है -3 तो -3 लिखेंगे। अब यहाँ पे -81 = 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n, अब -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। अब ये -81 ये प्लस में है। अच्छा इसको थोड़ा एक बार और कर लेते हैं, 21 + 3 कितना हो जाएगा बच्चा 24। ये -3n -81
और ये प्लस में है, इस तरफ लेकर आओ तो माइनस हो जाएगा। अब इक्वल हो जाएगा -3n, इसको जोड़ते हैं, 4 1 हो जाएगा 5 और 8 2 हो जाएगा 10, 105 माइनस में यहाँ भी 3n, माइनस में तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 105 को आप डिवाइड कर लो 3 से, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, तो 35 3 जाता 35। देख लीजिए बच्चों, ये रहा आपका इंट्रोडक्शंस में ये भी बातें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, n मतलब क्या, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, जो जैसे पहला नंबर पे 21 है और दूसरा नंबर पे 18 है और तीसरा नंबर पे 15 है, तो अब -81 जो लिखा हुआ, -81 जो लिखा हुआ, कितना नंबर पे लिखा हुआ, तो कितना नंबर लिखा हुआ, 35 नंबर, ठीक है। अब चलिए बच्चों, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बताइए ऐसा कोई एपी टर्म जो वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, ऐसा कितना n होगा जहाँ वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 0। तो हम यहाँ पे चलिए ऐसे करके मान के चलिए nth वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि बोला गया 0 हो जाना चाहिए, nth टर्म का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाना चाहिए। तो nth का फॉर्मूला क्या होता है, यही a प्लस यहाँ पे n-1 और d करने वाले हैं, इसके जगह पे लेना पड़ेगा 0। a का वैल्यू यही रहेगा, a का वैल्यू जो होगा ना यही रहेगा 21, तो यहाँ पर रखते हैं 21 प्लस n नहीं मालूम है तो n-1 और d भी यही रहेगा -3 रहेगा बच्चों, ठीक है। तो 0 हो गया इक्वल्स टू 21, अब प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3n हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा +3। इसको सॉल्व किया जाए तो 21 + 3 हो जाएगा 24 - 3n। अब यहाँ पे 0 है तो इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो -24 इक्वल्स टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल, तो 24 अब बाय हो जाएगा 3, तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 8। मतलब ये इसमें सेकंड हम यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया था इसको आंसर मैंने बताया, बोल रहा था ऐसा कोई टर्म बताइए, ऐसा कौन सा टर्म होगा जहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यों होगा, ऐसा क्यों पूछ दिया, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या नजर आ रहा है आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, पहले था 21 18 15 इस तरीके से हुआ, मतलब घटते हुए जा रहा है, तो बीच में तो 0 एवे करेगा। तो बोल रहा है कौन सा पोजीशन पे आएगा, जैसे तीसरा पोजीशन पे 15 है तो अब 8वां पोजीशन पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स का। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर ऐसे दे दिया गया, लिखा है यहाँ पे डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। तो इसको आप कैसे बनाओगे बच्चे, देखिए अब इसको ऐसे लिखे, थर्ड टर्म का मतलब होता है A3, तो A3 मतलब थर्ड टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। तो आप चलिए पहले लिख लीजिए, ये सर गिवन दिया था, कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं यहाँ पे, ये गिवन दिया हुआ है पहला। सेकेंड चीज आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेवंथ टर्म, तो सेवंथ बोला गया तो A7 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 9, तो ये 9 हो गया। ये दो चीजें आपको दिया हुआ है बच्चों, तो आप यहाँ पे लेट कर लो, क्या लेट कर लो, लेट इन AP फर्स्ट टर्म को आप क्या मानो A, और कॉमन डिफरेंस ये सब नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस को आप मान लीजिए D। अब जैसे हम ये मान लिए तो आप देखिए यहाँ से उठाइए, अब यहाँ से थोड़ा देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे लिख सकते हैं A3 लिखा हुआ इक्वल्स टू 5, तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा रफली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू A प्लस यहाँ पे होता है n-1 और D होता है। ये n के जगह पे कितना लिखा है बच्चों 3, तो अब यहाँ पे n के जगह पे क्या लिखिएगा 3, ठीक है, इक्वल्स टू A प्लस फिर इस n के जगह पे भी कितना लिखाएगा 3 लिखाएगा -1 और D। तो यहाँ पे A प्लस 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4 नहीं हो जाएगा 2 हो जाएगा, गलती हो गई भाई, और 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2D। मतलब यहाँ पे
आपको हम ये समझाने की कोशिश की, अगर A3 लिखा हुआ है ना तो एक कम करके यहाँ पे लिखना पड़ता है। मतलब ये हम यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। ये रहा बच्चों आपका फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अगेन ऑल्सो अगर हम यहाँ पे लिख दें जो लिखा हुआ है सेकेंड टर्म a7 इक्वल्स टू 9, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 लिखा हुआ है तो एगो घट जाएगा तो 6 इक्वल्स टू 9। ये हो जाएगा बच्चों आपका सेकेंड टर्म। आपको हमने लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल समझाया है। अब यही दो यहाँ पे इक्वेशंस को लेके हमको सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से बना देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस जो हमने माना है, सब्ट्रैक्टिंग, हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, सब्ट्रैक्टे कर लेते हैं डायरेक्ट। आपको पता ही होगा जो आपको एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है a प्लस 2d इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 5। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस 6d इक्वल्स टू लिखा हुआ है 9। अगर मान लीजिए हम ये दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं, अगर माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये प्लस होगा तो ये भी माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या है +2 और -6 तो कितना हो जाएगा -4d इक्वल्स टू, ये -9 है और वो 5, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -4। तो देखिए बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और d इक्वल्स टू हो जाएगा 4/4 कैंसिल हो गया। तो d का वैल्यू हो जाएगा बच्चा 1, क्योंकि हम वहाँ पे कॉमन डिफरेंस को d मान चुके हैं। अगर अपने मन से अगर आप ऐसे लिखते d आ गया, आप ये नहीं मानेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको सपोज करना पड़ेगा। ठीक है वेरिएबल्स, चलिए आपको d निकल के आ गया। नाउ यहाँ पे पुट कर लेते हैं। नाउ पुटिंग d इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशंस फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशंस मान लीजिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है a प्लस 2d इक्वल्स टू हो जाएगा 5। तो a का वैल्यू निकालना है तो a प्लस 2 और d का वैल्यू हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो a इक्वल्स टू नहीं, पहले तो इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। a प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इधर आकर आ जाएगा -2, तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो आपको हमने d निकाल दिया और a निकाल दिया, और आपसे पूछ रहा है ये AP के फॉर्म में डिटरमाइन कीजिए। तो देखिए बच्चों आपको पता है जो AP को फॉर्म के लिखने क्या लिखते हैं हम लोग, जो जनरल फॉर्म होता है a प्लस d a प्लस 2d ऐसे करके लिखते हैं ना। अब a का वैल्यू कितना है आपके पास 3, तो 3 लिख दिए। फिर यहाँ पे 3 प्लस d की वैल्यू कितना निकालें 1। फिर यहाँ पे एक वैल्यू कितना है 3 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितना निकाले हैं हम 1। क्या करना होगा, ज़्यादा नहीं 3 आपको लिख देना है। तो यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 आप प्लस में जोड़ लीजिए 2, तो 3 में अगर 2 अगर जोड़े तो हो जाएगा आपका 5। तो फिर से यहाँ लिख देते हैं 3, 4, 5। ये रहा आपका AP का जनरल फॉर्म, और यही आपसे पूछ रहा है। तो ये होगा आंसर 3, 4, 5 सो ऑन ऐसे करके आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, इसका मतलब ये नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। इसी तरीके से आपको इसको बनाने हैं। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल्स लेके इसको खत्म कर लेते हैं, और ये है सम की बात, क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। अगर हम इसके सम की अगर बात करें तो हमने आपको सम का फॉर्मूला दे रखा है। अगर हम इसको सम के फॉर्मूला में हिसाब से डायरेक्ट अगर बताने की कोशिश करें तो लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है S22 टर्म का क्या होगा वैल्यू, तो आपको मालूम करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए आपको ये जो दिया हुआ फर्स्ट टर्म माना जाएगा, जिसको बोलते हैं a, तो एक वैल्यू हो जाएगा 8, और कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस मानने के लिए यहाँ पे अच्छा इसमें हम लोग फाइंड द सम ऑफ लिखा है फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP। अब ये AP के फॉर्म में है,
अगर ये एपी के फॉर्म में है तो इसके लिए हमको सपोज नहीं करना पड़ेगा, लेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये वही होने वाला है जो हम लोग मानते हैं अभी तक। तो डी इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में से आप माइनस कर लो 8 को, तो डी कितना निकल आएगा बच्चा, -5। तो चलिए हमने डी निकाल लिया और ए आपको यहाँ से पता चल गया, मतलब फर्स्ट टाइम। अगर हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला बात करें तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2 टाइम्स a प्लस n-1 और ये हो जाएगा d। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। और कौन से टर्म का बोल रहा है, 22 टर्म का, तो S22 n के जगह पे देखिए, n के जगह पे हमने कितना लिया 22, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा 22 अब बाय में 2। उसके बाद 2 इंटू a की वैल्यू कितने बचा 8, तो 8 हो जाएगा, प्लस फिर से n की जगह पे क्या है 22, तो 22 -1 और d, तो d की वैल्यू कितना है -5, तो -5 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ पर 8 2 9 16 हो जाएगा, 2 16 हो जाएगा, और 22 में से 1 गया कितना हो जाएगा 21। और 21 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा -5 के साथ तो हो जाता है -105, माइनस क्योंकि प्लस माइनस में चला जाएगा ना, तो माइनस ये 21 और यहाँ पर कह रहे थे -105 आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, 16 और 16 माइनस ये तो हो गया 8 2 16 और 21, तो 21 और माइनस के साथ मल्टीप्लाई किए -105, और यहाँ पे आप 105 को 16 माइनस कर लीजिए, तब 15 में से यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, मतलब 89। तो मतलब यहाँ पे -89 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे 89 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लीजिए कितना निकल के आ रहा है, 9 9 8 यहाँ पर 17 हो जाएगा, फिर 8 1 यहाँ पे 9 हो जाएगा, मतलब ये -979 टर्म का सम निकल के आएगा। ठीक है, वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 11 है, 16 तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे हमने लिखा था 11 तो हो गया, इसको माइनस मैंने किया था तो कितना निकल गया था -89 आया था, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे। अब ठीक लिखा हो, बाकी मल्टीप्लाई हमने सही किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या आप खुद से भी कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू पुट करना था। ठीक है, आई होप आप लोग को ये इंट्रोडक्शन वाले वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।